हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे। फिनॉल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फिनॉल होता क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उसका केमिकल रिएक्शन क्या है और उसका प्रिपरेशन कैसे होता है विद प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, तो चलिए फिनॉल को शुरू करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो फिनॉल हमारा लोग का एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारा एटलीस्ट वन और एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, और इससे डायरेक्टली हमारा लोग क्या यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फिनॉल, जो सिंपलेस्ट फिनॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो सिंपलेस्ट फिनॉल कौन सा होगा, जिसमें एक हमारा बेंजीन रिंग हो और उससे ओनली वन OH ग्रुप अटैच्ड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोलिक एसिड। तो ये हमारा क्या है, कार्बोलिक एसिड है जो कि फिनॉल का सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो टर्म फिनॉल होता है, थर्ड पॉइंट बता रहा है कि जो टर्म फिनॉल होता है डिराइव्ड है ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो ओल्ड नेम था वो था फिन। तो ओ या जो हमारा का एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल होता है। तो उससे क्या बोलेंगे, फिन प्लस ऑल फिनॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फिनॉल होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर फिनॉल का तो फिनॉल होगा। तो इसके यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला जो OH ग्रुप है ये फर्स्ट वाले के साथ 1-2 पोजीशन पे है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 पोजीशन। तो इसको बोलेंगे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। जो अल्कोहल के लिए जो सफिक्स जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और उसके बाद ये 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। उसी तरह ये 1,3 पोजीशन पे है और यहाँ पे OH जो है एक दूसरे के 1,4 पोजीशन पे है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसका जो अनदर नॉमेनक्लेचर भी हो सकता है वो है आर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल एंड पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल। तो पहले बेंजीन रिंग में किस तरह से हम लोग आर्थो, पैरा और मेटा को देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारा हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जैसे OH ग्रुप अटैच्ड है। तो OH के जो एडजेसेंट में जो पोजीशंस होते हैं उसको बोलते हैं आर्थो। तो ये हमारे दो पोजीशन हो गए आर्थो के। उस ऑर्थो के एडिशन में जो पोजीशन होते हैं ये हमारा हो गया मेटा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा। और ये जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा। तो ये हो गया आर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को इसका नॉमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो पे OH है तो आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो उसी तरह इसमें देखेंगे तो ये मेटा पे है OH, तो ये हो गया मेटा हाइड्रोक्सी और ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। ठीक है, उसी तरह पैरा का हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी और ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। और ये जो नीचे लिखा हुआ है केटेकॉल, रिसर्चनॉल और हाइड्रोक्विनोल, ये इसके कॉमन नेम है जो कि जनरली आपको केमिस्ट्री लैब में जब आप जाएंगे तो आपको इसी नाम से जनरली आपको ये कंपाउंड मिलेंगे। और रिसोर्सनॉल तो आपको जनरली आराम से मिल जाएगा केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा और इनके कॉमन नाम और इनके स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद अगर नॉमेनक्लेचर किस तरह से देखेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल से अटैच्ड हो, तो जैसे इसमें देखें तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH है। लेकिन OH को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं नंबरिंग में, इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो हम लोग प्रियोरिटी देंगे वो फर्स्ट ऑक्सीजन वाले को देंगे, मतलब OH को देंगे, उसके बाद नाइट्रो वाले को देंगे, नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड। तो उस तरह से अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो फिनॉल। और ये ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो इसको और भी क्या नाम दे सकते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, ये थर्ड पोजीशन पे है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रोफिनॉल। ये हमारा फिनॉल हो गया और ये हमारा नाइट्रो हो गया।
और ये मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल। उसी तरह अगर इसका बात करें तो यहाँ पे हमारा लोग का 4th पोजीशन पे हमारा लोग का नाइट्रो ग्रुप है तो ये 4 नाइट्रो, और ये हमारा हो गया फिनॉल तो 4 नाइट्रोफिनॉल। और पैरा पोजीशन पे हमारा लोग का नाइट्रो ग्रुप है तो इसका नाम एक और भी हो सकता है जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, और इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो 3 पोजीशन पे है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। ठीक है, यहाँ पे 2nd, 4th और 6th पोजीशन पे हमारे लोग का नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th हो गया। तो ये हमारा हो गया 2, 6, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको हम लोग कॉमन नेम देते हैं पिक्रिक एसिड, जो कि काफ़ी फेमस कंपाउंड है ये। ठीक है, तो इसका नाम कॉमन नेम पिक्रिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली ये सब स्ट्रक्चर और कंपाउंड के नाम दिखते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके फिनॉल का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अगर देखें तो जो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो फिनॉल का, तो ये हमारा क्या होगा, फिनॉल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख के इसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को बताना है। तो देखिए, अगर बोथ CO एंड OH बॉन्ड आर पोलर, तो ये जो OH और यहाँ पे जो C ये कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड क्यों पोलर होते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है कि कंजुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एंड बेंजीन। तो बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, यहाँ पे ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी आगे के स्लाइड्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पता चला कि जो पहली बात की जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो पोलर होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड भी पोलर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होता है, ये भी पता चल गया। तीसरा बात ये है कि तीसरा बात को हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, OH हो गया। यहाँ पे जब लोन पेयर यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है। और डबल बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा जो शॉर्टर होता है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, शॉर्टर बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड से शॉर्टर होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है। तो आपका जो इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी भी होगा OH में। उसके बाद इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी काफ़ी कंसीडर किया जाता है, ये काफ़ी एसिडिक नेचर का होता है OH। क्यों, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका OH हो गया। आपको जब भी एसिडिक प्रॉपर्टी देखना हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपको उसका कंजुगेट बेस बना लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, OH को यहाँ से हटा देते हैं। OH को हटाएंगे तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड है तो इसके काफ़ी ज़्यादा रिजोनेंस बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने ज़्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये ऑक्सीजन जो फिनॉक्साइड है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसको प्रोटॉन चाहिए नहीं होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है फिनॉक्साइड। ठीक है, फिनॉक्साइड किसको बोलते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस होता है इस टाइप के कंपाउंड को लोग फिनॉक्साइड बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग फिनॉल का देखते हैं। तो ये हमारा एक कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, कलरलेस कंपाउंड है। उसके बाद क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, पॉइजनस भी होता है और फिनॉलिक ऑर्डर होता है। जब लैब में जाइएगा कभी आप तो इसको जरूर देखिएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये स्प्रेंगली सॉल्युबल है वाटर में और पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे स्प्रेंगली सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि जो हमारा फिनॉल होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड ये उतना अच्छे से वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम लोग को बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है। तो बाहर से टेम्परेचर देने पे जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जैसे कि ये 2 फिनॉल हो गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाहर से जो टेम्परेचर देंगे तो ये बॉन्ड सब ब्रेक हो जाएंगे फिनॉल के।
तो ये आसानी से फिर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है कि कंप्लीटली सॉल्युबल होता है 68.5 डिग्री सेल्सियस। तो 68.5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो आपका फिनॉल है वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपका फिनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सब ब्रेक हो जाएगा, वो इजीली आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये क्या, ब्लिंडर्स ऑन स्किन, तो स्किन को जला देगा। अगर आपकी स्किन पे गिर गया फिनॉल तो वो उसको जला देगा, फफोले पड़ जाते हैं स्किन पर। ठीक है, और यूज्ड एज द डिसइंफेक्टेंट्स एंड इन वॉशरूम, तो वॉशरूम में और उसके बाद जो आपका फ्लोर हो गया उसके सफाई के लिए भी फिनॉल का यूज होता है, क्योंकि जो आपका फिनॉल होता है वो बैक्टीरिया जम्स को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं एसिडिटी ऑफ द फिनॉल। तो फिनॉल की एसिडिटी को किस तरह से देखते हैं यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो फिनॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। ठीक है, तो जो आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसका पीके वैल्यू 10 है, और एल्कोहल का पीके वैल्यू आपका होता है 16 से 20 के बीच में। जो आपका पीके वैल्यू होता है, एक्चुअली में ये ध्यान रखिएगा, जो आपका पीके वैल्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। ठीक है, एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब पीके वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो इतना ज़्यादा कम एसिडिक होगा, और पीके वैल्यू जितना कम होगा और उसका एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फिनॉल आपका जो है एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। वो क्यों होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, और फिनॉल आपका लेस एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, बस पॉइंट को याद रखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पीके वैल्यू होता है वो 5 होता है, तो 5 है, जितना ज़्यादा पीके कम, जितना कम पीके वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। और आपका अभी बताया कि जो पीके वैल्यू फिनॉल का होता है वो कितना होता है, 10 होता है। अब हम लोग फिनॉल और उसके बाद एल्कोहल के एसिडिक कंपेयर करते हैं, उसको जानते हैं कि क्यों फिनॉल का जो एसिडिक करेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल एग्जिस्ट एज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर हम लोग फिनॉल का देखें तो इसके 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से इसका जो निगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो आपका जैसे ये आपका हो गया एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, ये आपका एलिफेटिक हो गया जिसको हम लोग अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो आपका निगेटिव, अगर इसका मैं कंजुगेट बेस बना लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा RO माइनस। ये किसी तरह से भी स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको फिनोक्साइड बताऊँ, इसका हम लोग कंजुगेट बेस बनाते हैं O माइनस, ये रिंग के साथ स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से OH माइनस क्या है, ये आपका O माइनस काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल के। ठीक है, तो यही इसका मेन रीजन है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस अटैक फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द OH बॉन्ड लीडिंग टू रिलीज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फिनॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा फिनॉल हो गया, यहाँ से इसका हम लोग कंजुगेट बेस बना लिए और प्रोटॉन को निकाल के -H+, तो फिर ये हमारा क्या होगा फिनोक्साइड आयन बन गया। फिर उसका हम लोग अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन एटम ऑफ द CH ग्रुप ऑफ द, जो हमारा कार्बन एटम होता है COH ग्रुप ऑफ द फिनॉल sp2 मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन एटम इन द एल्कोहल। तो हमारे लोग का जो फिनॉल में जो आपका जिससे OH ग्रुप अटैच्ड होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपका हो गया, ये आपका होगा फिनॉल, और फिनॉल जिससे अटैच्ड है ये आपका है sp2 है। और लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, तो ये आपका क्या है sp3 होता है। तो यहाँ पे जो आपका sp2 वाला कार्बन होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू इसके, तो जिसके वजह से ये क्या होता है, ये भी एक फीचर होता है कि जिससे हम लोग स्टेबिलिटी को, एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन फिनॉल ए ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ प्रोटॉन। तो मैं जो मेन रीजन बताया हूँ वो एक्चुअली काफ़ी इफेक्टिव रीजन है, जिसके वजह से हम लोग एसिडिटी एल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को अगर देखते हैं, तो अगर मैं अपने लैंग्वेज में, मैं अपने नॉलेज से बता देता हूँ आपको, आसान भी होगा, कि जो आपका फिनॉल होता है वो कम एसिडिक क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर सबसे पहले मैं आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले आपको कंजुगेट बेस बना लेना है।
किसी का भी एसिडिक नेचर पता करना है तो कंजुगेट बेस बनाएंगे तो प्रोटॉन निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो किस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ रिजोनेंस में है तो इसका ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा O माइनस, और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये अगर स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, तो ये स्ट्रक्चर 1 और 2 एक दूसरे क्या है, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, सेम स्ट्रक्चर है। अगर किसी भी रिजोनेंस में, अगर मतलब आप कोई भी किसी भी टाइप का रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 2 आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप फिनॉल में देखेंगे, मैं आपको फिनॉल में ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इसमें आपका किसी भी तरह का कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। तो जिसके वजह से क्या है कि जिसके वजह से ये उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता जितना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो वही रीजन इसमें बताया गया है। इसमें देखें द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोक्साइड आयन आर नॉट इक्विवेलेंट एज सोन बिलो। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर होता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव एसिडिटी ऑर्डर दिया गया है सब कंपाउंड्स के। इसमें सबसे ज़्यादा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, उसके बाद आपका फिनॉल, फिर वाटर, फिर उसके बाद एलिफेटिक एल्कोहल हो गया। तो इस ऑर्डर को आपको याद ध्यान में रखना है। जो आपका ये वाला ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपका हेल्प करेगा ये ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जो फिनॉल हो गया उस पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट का अगर हम लोग अटैचमेंट कराते हैं किसी न्यू सब्स्टिट्यूएंट का, तो एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो इस पॉइंट में कवर किया गया है। वो इन सब पॉइंट में उसी चीज़ को बताया गया। तो मैं आपको शॉर्ट में सब सारी चीज़ डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसे कि ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका OH हो गया, तो यहाँ से मैं H को निकाल के फिर फिनोक्साइड बना देता हूँ। इसका हम लोग देखते हैं कि एसिडिक नेचर क्या है। अगर यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा, जैसे कि अगर मैं NO2 लगा देता हूँ, तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट में आप पढ़े होंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट के वीडियो में अपलोड करूँगा तो आप जान जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। तो जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा बेंजीन रिंग में। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन स्टेबलाइज होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेबलाइज होगा वो उतना ज़्यादा प्रोटॉन को निकालेगा, और जितना ज़्यादा प्रोटॉन को निकालेगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ, फिनॉल में अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिडिटी क्या करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम लोग डोनेटिंग ग्रुप लगा के देखते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे मैं कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे OH ही लगा देता हूँ। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो अगर मैं इसका यहाँ से OH को यहाँ से निकाल के यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब ये उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा रिंग को, तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, एसिडिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। और भी ये प्रिपरेशन और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन जो भी हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में विथ प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ समझेंगे एक एक रिएक्शन को, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।